अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वह आप तक पहुंच जाएं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था मैंने, ये जो शाम्स आउटलाइन है इसका, और इसका जो है सबसे पहले 3 टॉपिक्स इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस होंगे। पहला है लाइन इंटीग्रल, दूसरा है सरफेस इंटीग्रल, और जो तीसरी है वो है जी लास्ट वाला जो है वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके मतलब जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, और इसके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उनमें से उनको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं। तो जो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है उस पर मूव करते हैं। कहते हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, जो सही वाली डेफिनेशन वो क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ नहीं लिखी। जो सही डेफिनेशन है ना लाइन इंटीग्रल की, पहले इसको समझो। कहता है इन जनरल एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेलुएटेड अलोंग अ कर्व। कहता है अगर कोई इंटीग्रल किसी मतलब किसी कर्व के अलोंग अगर लेना हो ना, मतलब जैसे कि जस्ट इमेजिन कि ये कर्व है, ये ठीक है। अगर वो कहे कि इस कर्व के अलोंग इंटीग्रल लो, तो ऐसे इंटीग्रल को क्या कहा जाएगा, लाइन इंटीग्रल कहा जाएगा। ठीक है। अगर किसी कर्व के अलोंग हम लोगों ने क्या लेना है, कोई इंटीग्रल लेना है, तो ऐसे इंटीग्रल को क्या कहा जाएगा, लाइन इंटीग्रल कहा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो ये तो डेफिनेशन थी, अब हम इसकी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, और तो मतलब और इसकी जो मतलब इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा है कि लेट कर लो आर ऑफ यू, ये कोई सा भी पोजीशन वेक्टर है। अब जो पोजीशन वेक्टर होता है यू के रिस्पेक्ट से ले रहे हो, तो क्या होगा, इसमें एक दफ़ा एक्स मतलब एक्स वाई जेड मतलब 3 एक्सेस होते हैं। पोजीशन वेक्टर में 3 एक्सेस होते हैं। तो एक्स जो है, एक्स अगर ये यू के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये भी यू के रिस्पेक्ट से, तो ये आई कैप प्लस वाई यू जे कैप प्लस जेड यू के कैप। कहता है वेयर आर ऑफ यू इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसके, इन 3 मतलब एक्सिस कौन कौन से हैं। यहाँ से देखो कि अगर हमारे पास ऐसे ये ऐसे एक जो होती है ना, जैसे नहीं होता, आपने स्पेस पे बात कर रहे हो ना, तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं। तो मतलब अगर किसी उस पे रीजन पे देखना हो तो यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस कह लो, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता था, इसको जेड एक्सिस कहा जाता था, इसको वाई एक्सिस, ऐसे इन लोगों ने ना मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कहता है डिफाइन अ कर्व सी। कहता है कोई सा भी कर्व सी है, जॉइनिंग पॉइंट्स, कहता है जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो u1 और u2 दिए हैं, p1 और p2 दो पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू u1 एंड u इज इक्वल टू u2 रिस्पेक्टिवली। वो तो सिर्फ वो कह रहा है कि अगर स्मॉल u को हम u1 भी रख सकते हैं और u इज इक्वल टू u2 भी रख सकते हैं। ये सिंपल सिर्फ समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं। वो बता रहा है कि 3 एक्सिस में होते हैं। ठीक है, तो तीनों एक्सिस की बात कर रहा है और कह रहा है कि तीनों एक्सिस का पोजीशन वेक्टर जो है वो उसने सिर्फ लिख लिया हुआ है, और उसने कहा है कि जो कर्व है ना उसको सी से रिप्रेजेंट किया और पॉइंट्स को p1 और p2 से डिनोट कर दिया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो, ठीक है, लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो देख लो कि a डॉट डी आर है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ मतलब हम लोगों ने बीएससी में पढ़ी थी, बीएससी की बुक्स में a पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ कैसे होंगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a1 आई कैप, ठीक है जी, प्लस a2 जे कैप, और जो लास्ट टर्म है वो प्लस a3 के कैप हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास a1 a2 की है। तो जो डी आ रहा है वो कैसे होगा, डी एक्स आई कैप, सेम ऐसे ही डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, फिर जब इन दो वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो हमारे पास मतलब ये देख लो कि ए पहले पॉइंट्स p1 p2 से, वो कह रहा है p1 कोई सा भी पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उसने जो है पॉइंट्स लिख लो या कर्व लिख लो, एक ही बात है। मतलब किसी कर्व के अलॉन्ग ये पॉइंट्स बताती हैं तो भी ऐसे लिख लो। नेक्स्ट क्या है, ये इन जनरल की बात कर रहा है कि इन जनरल जो फॉर्मूला है वो सी से है। ठीक है, किसी कर्व के अलॉन्ग। तो फिर जब हम ए ये वाला जो ए की वैल्यूज़ हैं इनका, और डी आर मैं लिख नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि डी आर किसके इक्वल है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इन तीन के मतलब इन वैल्यूज़ के इक्वल है। फिर जब हम इन दो पोजीशन वेक्टर्स का मतलब ये जो वेक्टर हैं इनके जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मतलब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz, मतलब इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट है वो कहता है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। कहते हैं ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसी लाइन इंटीग्रल की, किसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर वो कहता है दिस लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, ये जो लाइन इंटीग्रल है वो कहता है अगर देखा जाए तो इसको हम वर्क डन का भी फॉर्मूला कह सकते हैं। किसी फोर्स से अगर मतलब हो रहा है, किसी पार्टिकल पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको वर्क डन भी कहा जाएगा इस फोर्स का। तो जो अगर कहता है कि इन जनरल, मतलब वो तो अलोंग सी था ना, लेकिन इसको हम लोगों ने इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, कोई क्लोज्ड फिगर, इसको क्लोज्ड कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल है, इसको लाइन इंटीग्रल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है जी इसकी, कहता है सर्कुलेशन ऑफ ए, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। कहता है इन एरोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ ए अबाउट सी। कहता है कि हमारे मतलब जब हम एरोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इस तरह के इंटीग्रल्स को क्या कहा जाता है कि सर्कुलेशन हो रही है ए की, किससे, अलोंग द कर्व सी, वेयर ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, ए को वो क्या कहते थे, मतलब वो कहते हैं कि इसमें हम ए को वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड रख लेते हैं, किसी कर्व के अलोंग हम मतलब उसको लेते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, सर्कुलेशन ऑफ ए, के ए की सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। नेक्स्ट हम एक थ्योरम है, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरम छोटा सा है, इसको ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाएंगे। कहता है कि अगर इफ़ ए जो हमारे पास ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू किस तरीके से होगी, या तो वो वैल्यू उसने ए की फॉर्म में दे दी होगी, या फिर उसने ना कोई फाई दिया होगा। ठीक है, जब वो कहता है अगर कोई फाई वैल्यू, फाई मतलब है कि कोई सा भी स्केलर, स्केलर मतलब 1 2 3 ऐसी कोई वैल्यू है, उसका जब आप डेल्टा लोगे, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारा पोजीशन बनेगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आगे जाके हम ये मतलब सॉल्व भी करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने ना ये वेक्टर नहीं दिया हुआ, फिर हम लोगों को कोई स्केलर दिया होता है, उसको हम डी मतलब डी एक्स डी वाई इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो ए के इक्वल बनता है, मतलब फिर वो ए की वैल्यू बनती है। कहता है एवरीवेयर इन अ रीजन आर ऑफ स्पेस। कहता है किसी स्पेस की कोई रीजन है आर, किसी स्पेस का। कहता है हम लोगों ने जो पॉइंट्स एक्स के हैं, वो कहता है A1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन A2। ठीक है, मतलब मैं बताती हूँ इस चीज़ का क्या मतलब है। एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, वेयर फाई, फाई क्या है, कोई सा भी स्केलर है, इसमें एक्स वाई जेड के 3 पॉइंट्स दिए होंगे, कोई भी 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, कॉमा में ऐसे लगाए होंगे। इस सिंगल वैल्यूड का मतलब समझ लो कि अगर हमारे पास डोमेन में कुछ वैल्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनमें से किसी एक जो फंक्शन है ना वो रेंज में मिल जाए, उसका मतलब होता है कि वो क्या है, सिंगल वैल्यूड है। कहते हैं एंड हैज़ अ कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव का मतलब तो ये है कि मतलब उसका डेरिवेटिव जो है कोई सा भी हम लोगों को मिल जाएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका वैल्यू मिल जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि वैल्यू डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है उसमें कहता है कि ये P1 पॉइंट है, P1 से P2 पे जा रहा है, ए डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी। ठीक है, इन आर ज्वाइनिंग P1 एंड P2। अच्छा, ये चीज़ समझ लो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का क्या मतलब है। कहता है ये एक कर्व है। ठीक है, मतलब हम किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, उस जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी ज़्यादा रास्ते आते हैं। ठीक है, हमारी जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है कि एक जगह है, और हम लोगों ने जिस जगह पे पहुंचना है वो उसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, हमें नहीं हम लोगों ने क्या करना है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा तो रहे हैं, लेकिन यह है कि उस जगह जाने तक 3 से 4 रास्ते हैं जहाँ से हम शॉर्टकट लेते हुए तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ तक मतलब हम लोगों ने एक दिन हम मतलब दूसरे पॉइंट्स मतलब दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, दूसरे दिन किसी और रास्ते से चले जाते हैं, या फिर इस तरह से कर लेते हैं, तीसरे दिन किसी और रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है वो हमारा घर है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो भी हमारी क्या है, फाइनल फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, हम लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। इस बात का सिर्फ ये मतलब है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करना कर रहा, वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही सिर्फ हम लोगों ने देखना, हमने ये नहीं देखना कि कितने रास्तों से वो जगह आ रही है। ठीक है, या फिर हम किस रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता नहीं देखना, सिर्फ देखना है कि इनिशियल जगह क्या है और फाइनल जगह क्या है।
तो उसने कहा है कि अगर हमारे पास ए डॉट डी आर इस तरीके से इसका इंटीग्रल लिया हो P1 P2, कहता है ये कोई से भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, तो कहता है P1 और P2 दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा। अब वो कहता है पॉइंट्स P1 और P2 जो दिए होंगे वो कैसे दिए होंगे। उसने कहा है कि ये वाला पॉइंट 3 पॉइंट्स दिए होंगे X Y Z तीनों के लिए। जस्ट इमेजिन ये 1 2 3 और 4। अच्छा जी, ये देख लें P1 हम लोग ले रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और P2 ले रहे हैं 4 5 6। मैंने कहा था मैं ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, अगर 1 क्या है, ये A1 है, इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, यहाँ से देखें x की वैल्यू पहली जगह में क्या होती है, x की वैल्यू होती है, तो ये x आ गया। सेकंड फाइनल बात क्या है, A2 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। ये बस उसने इस तरीके से लिखा हुआ है। B1 क्या है 2 इज लेस देन y इज लेस देन 5, ठीक है जी। B2 की वैल्यू क्या है 5। और अगर C को लिखना हो, मतलब Z वाली वैल्यूज़ को लिखना हो, 3 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब यह है कि जो इनिशियल पॉइंट होती है वो थोड़ी है और फाइनल, मतलब इस तरीके से उसने बताया हुआ है कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इन पॉइंट्स को सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिख के समझाया है। P1 P2 पॉइंट्स इसमें X Y Z तीनों एक्सिस के आएंगे, दो एक्सिस के नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी इसकी अगली बात, वो कहता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला बन जाए, मतलब ये है कि जब हम ए डॉट डी आर लें तो इंटीग्रल के अलोंग कोई क्लोज्ड इंटीग्रल हो तो वो 0 के इक्वल आ जाए अराउंड एनी क्लोज कर्व सी इन आर, ठीक है। मतलब उसने कहा है कि ये 0 के इक्वल आ जाएगा। बस ये बात उसने, मतलब वैसे सिर्फ समझाने के लिए है कि ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है कि जब ए डॉट डी आर लो तो वो 0 के इक्वल आ जाए किसी क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर। फिर लास्ट बात वो कह रहा है ए इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड फाई इज इट्स स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। वो कहता है ए क्या है, कोई सा भी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। उसने ए को क्या किस नाम से कह दिया कि ये कोई सा भी वेक्टर फील्ड है। और फाई क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केलर, इसकी वो इसका मतलब स्केलर होता है कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो उसने इसका नाम दे दिया स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशन है याद रखने वाली, लेकिन यह है कि जो बीएस के लेवल, मतलब बीएस में तो हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए, लेकिन जो एमएससी मास्टर्स का लेवल होता है ना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम तो फोकस करते थे लॉन्ग क्वेश्चंस में, लेकिन यह है कि मैं उन पॉइंट्स को भी क्लियर कर रही हूँ जो मतलब एमसीक्यूज अगर आ जाएं तो आप सॉल्व कर सकें। अब उसने नेक्स्ट बात की है, कहता है अ वेक्टर फील्ड ए इज़ कंजर्वेटिव। कहता है अगर कोई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर बताएं कि अ वेक्टर फील्ड ए कंजर्वेटिव है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है, इसको मैं इस तरीके से लिखा है। उसने कहा है डेल्टा क्रॉस ए इज़ इक्वल टू 0। कहता है क्वेश्चंस में वो दे देगा कि एक चीज़ बता देगा कि वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक है। एक हमें पता है, हम इसको लेंगे तो फिर हम कुछ रीजंस देंगे, हम करेंगे, तो हमारा ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे हम थ्योरम प्रूव करते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेट करते हैं, तो ये प्रूव कर लेते हैं, इसको लेट। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ही है, इसको लो तो इसको प्रूव कर लो, इसको लेट करो सपोज इसको करो, और प्रूव इसको कर दो। कंट्रेरी लो, इसको सपोज कर लो, कंट्रेरी का मतलब होता है अब हम उल्टा चलने लगे हैं, तो इसको लेट करो और इसको प्रूव कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आगे जाके हम करेंगे। कंजर्वेटिव फील्ड ये सिर्फ याद रखने के लिए, एमसीक्यूज के लिए भी है कि अगर वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा क्रॉस ए 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ऑप्शन ये वाला टिक लगा दीजिएगा आप। नेक्स्ट है, कहता है और इक्विवेलेंटली उसने क्या कहा है कि ए की वैल्यू क्या है डेल्टा फाई। अगर ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स में, फिर हम क्या करेंगे, कोई स्केलर दिया होगा उसका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है, ये लेंगे। इसका इसके साथ एक्स को एक्स के साथ रखेंगे, वाई को वाई के साथ, और हमारे पास जो है ना ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए डॉट डी आर लेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी स्केलर का ले रहे हैं तो इसको डी फाई कहा जाएगा, और डी फाई का मतलब क्या है, ये कोई सा भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। डी फाई को क्या कहा जाता है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।